हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लास 7th की हिस्ट्री चल रही है। उसके हम ऑलरेडी 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। जैसे जैसे अब तक आपने पढ़ा है, 16वीं शताब्दी का पढ़ा है, 7वीं शताब्दी में पढ़ा है, 18वीं शताब्दी के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो अब उसमें आप क्या जानेंगे, जैसे जैसे 18वीं शताब्दी आई थी वैसे वैसे किन किन राजाओं का राजनीतिक गठन होना शुरू हो गया था, किस तरीके से राजपूत आए थे, उन्होंने किस तरीके से अपना राज किया था। फिर सिख का हुआ, सिख में आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि गुरु नानक देव जी ने किस तरीके से उनके जो एक उन्होंने अपने किसी एक जो वो था बहुत ज़्यादा उनका खास था, उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया था। उसके बाद हम मराठा किस तरीके से उनका राजनीतिक गठन हुआ, जाटों का किस तरीके से हुआ, ये सारी कुछ आप इस चैप्टर में करेंगे, ठीक है। और ये हमारा लास्ट चैप्टर है क्लास 8 का। उसके बाद क्लास 7 का। इसके बाद हम क्लास अपनी 8 की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, वो भी विद इन अ वीक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो गई है, आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई हैं, तीनों आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमारा इट्स टाइम टू रिवीजन। अब हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। अब रिवीजन हम किस तरीके से करेंगे, मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगी। जैसे कि हम सबसे पहले ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे जिनसे बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, जिसमें कि मैं आप 1-2 एग्जाम्पल आपको देती हूँ। जैसे कि आपका हो गया लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है, और वो आपका अवसादी शैल हो गया, वो वाला टॉपिक है। एक आपका हो गया कि पिसिकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, इन सबको किस किस को कहते हैं। तो ये आपकी 10 मिनट की रिवीजन सीरीज़ होगी, जिसमें 10 मिनट्स में हम एक टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे और फिर आप जानेंगे कि उससे रिलेटेड आपके कितने सारे क्वेश्चंस बने हैं। और हाँ, हिस्ट्री के भी PYQs हैं जो हमारे रह जाते हैं, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। तो दिसंबर के टाइम में आपका पूरा ऑलमोस्ट आपका जो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाली सीरीज़ है ये भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आपके हिस्ट्री के PYQ भी हो जाएंगे। और लास्ट टाइम पे लास्ट डे जो 1 वीक बचेगा 15 डेज़ में हम मैराथन क्लासेस करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, जितना भी आपका रिवीजन है वो एक बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल पर पहुंच चुके हैं और डेफिनेटली आप अपना इस बार एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया है कि किस किस तरीके से हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। जैसे कि आपको पता था कि यहाँ पर बहुत सारे राजा आए थे, उनकी अपनी अपनी घटनाएँ हुई थी। जैसे कि आपने जाना होगा कि जो 1765 तक यहाँ तक आते आते ब्रिटिश सत्ता जो थी वो भारत में उसने बहुत सारे हिस्सों को हड़प लिया था। ये आप मैप में देख सकते हैं। जैसे कि इस वाले मैप में अगर आप देखेंगे तो लाहौर हो गया, सिख आए थे, गुजरात है, राजपूत हो गए, जोधपुर जयपुर में जाट आए थे, अवध हो गया, बंगाल हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर हम इस वाले मैप की बात करते हैं तो इस मैप में आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के मिड तक, मतलब यहाँ पर ये जो साइन है ये है आपका ब्रिटिश नियंत्रण में हो गया था और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका ब्रिटिश नियंत्रण में हो गया था, ठीक है। अब अगर हम आगे देखते हैं आपका, तो ये एक ऐसा टाइम था जब भारत में बहुत ही तेज़ी से अचानक से बदलाव शुरू हो गया था। और ये बदलाव कब ज़्यादा शुरू हो गया था, पानीपत की तीसरी लड़ाई के टाइम पर और जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तब, ठीक है। अब ये जो स्थिति हुई थी, इस स्थिति में मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति क्या थी। अब जैसे कि आपने देखा था कि जो 17वीं शताब्दी के एंड मतलब पहले तो जो थे ये मुगल थे वो पीक पर थे, ठीक है। उसके बाद जो एंड पर आते आते इनके लिए कई तरीके के संकट खड़े हो गए थे जिनको ये हटा नहीं पाए थे। अब जैसे कि जो बादशाह औरंगजेब थे दक्कन में, उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी थी और साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। औरंगजेब ने क्या किया था कि लड़ाई तो लड़ी, लेकिन उस लड़ाई में जितने भी सैनिक थे उनको बहुत ज़्यादा खर्च करा और जितना वो मतलब उनका जो फाइनेंशियली सपोर्ट था वो भी सारा खर्च कर दिया औरंगजेब ने, ठीक है। अब इस टाइम पे जो फिर औरंगजेब के जो उत्तराधिकारियों के जो शासनकाल में जो साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता थी वो समाप्त होने लगी थी। मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया था।
ठीक है। और सूबेदार के रूप में जो इन्होंने नियुक्त किया था अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इसमें क्या हुआ कि जो मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्होंने विस्तृत राजनीतिक आर्थिक सैन्य शक्तियां मिली हुई थी। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण किया था, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आ गई थी। ठीक है, तो ये औरंगजेब की बात हो गई। इस टाइम पे क्या हुआ था कि उत्तरी और पश्चिमी भारत के बहुत सारे ऐसे हिस्से थे जिसमें जमींदारों और किसान ये भी कृषक आंदोलन में आ गए थे और इनके लिए एक गंभीर समस्या बन गए थे। ये क्या करते थे, जो इन्होंने जो टैक्स लगाया हुआ था इनके ऊपर, जो बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया हुआ था, उसके विरोध में इन्होंने ये आंदोलन किए थे। और ये जो शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश की थी। मतलब ये जो क्या हुआ था कि अतीत में क्या हुआ था, जो ये विद्रोही समूह थे इन्होंने मुगल सत्ता को चैलेंज कर दिया था। मतलब कि जैसे जैसे ये बहुत ज़्यादा, मैंने कहा था ना कि एक पीक पर जाता है और फिर धीरे धीरे चैलेंजेस आते जाते हैं और वो उनको फेस नहीं कर पाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर हुआ था। तो उन्होंने क्या किया था, मुगल सत्ता को बहुत ज़्यादा चुनौती दे दी थी। अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक एवं आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदार, स्थानीय सरदार, अन्य समूहों के हाथ में आ रही थी, तो औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक नहीं पा रहे थे। मतलब क्या हुआ था, जितने की राजनीतिक सत्ता हो गई, आर्थिक सत्ता हो गई, ये जो स्थानीय सरदारों के हाथ में जैसे आती जा रही थी, तो जो ये मुगल थे, औरंगजेब था, इसके हाथ से ये चीज़ें छूटती जा रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है दिल्ली पर आक्रमण। अगर आप इसमें आप समझेंगे कि दिल्ली पर कितनी बार आक्रमण हुए थे और कितना सामान दिल्ली से लूटा गया था। जैसे कि सबसे पहले आर्थिक एवं राजनीतिक संकट के बीच जो ईरान के शासक थे नादिर शाह ने 1739 पर दिल्ली पर आक्रमण किया और उसको लूट लिया। पूरे नगर को, जितनी भी उसकी धन दौलत थी, सब कुछ लूट लिया। अब इसके आक्रमण के बाद जो अफगान के शासक थे अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमणों का तांता लगा दिया। मतलब बैक टू बैक आक्रमण करने उसने शुरू कर दिए। तो उसने 1748 से लेकर 1761 के बीच 5 बार भारत पर आक्रमण किया और खूब लूटपाट मचाई। अब अगर इमेजिन आप करके देखें तो उसने लूटने में क्या क्या लूटा, 60 लाख रुपए, कई हजार के सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात, अन्य चीज़ें ले गया, जिसमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता था। जैसे कि तख्ते ताऊ यानी कि जो मयूर सिंहासन था उसने वो भी लूट लिया। तो ये क्या हुआ था, ये दिल्ली पर आक्रमण का और इसका क्या प्रभाव था, इसका प्रभाव ये था कि जो कभी वहाँ के मालिक थे वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक स्थिति में आ गए थे। जो एक तरीके से इतना मतलब सब वो होता है ना कि एक टाइम पर तो वो राजा थे लेकिन अब वो रंक हो गए हैं। जो जिनके पास इतने सारे हीरे जवाहरात थे, नई नई पोशाकें पहनते थे, वो अब नंगे घूम रहे थे। कोई जिनके पास ज़मीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, उनके पास अब कोई घर नहीं था रहने का। तो उन्होंने क्या किया था, ये शाहजहानाबाद, दिल्ली का ये पुराना नाम है, इसको मलबे का ढेर बना दिया था। इतना इसको लूटा था और इतनी इसकी तबाही मचा दी थी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना, इसीलिए तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, गोल्डन बर्ड क्यों कहा जाता था, इसीलिए तो कहा जाता था। और यहाँ पर इतनी लूटपाट मुगलों ने मचाई, फिर अलग अलग कहाँ के लोग आए और उन्होंने सब लूट लिया। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदिता ने उसे और भी कमजोर बना डाला था। ये अभिजात 2 बड़े गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी। तुरानी जो थे ये तुर्क मूल के थे। अब मुगल बादशाह ने इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बनी रहे। मतलब यहाँ पर जो हो गई थी, इनकी बेहद ही अपमानजनक स्थिति हो गई थी। ये जो 2 मुगल बादशाह थे, फर्रुखसियर और आलमगीर द्वितीय, जब इन दोनों की हत्या हो गई थी तो फिर इनकी बाद 2 और बादशाह आए थे जिनका नाम था अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय। इनको क्या कर दिया, इनको इन्होंने अंधा कर दिया था। मतलब ये देख ही नहीं सकते थे, इस तरीके से कर दिया था। अब क्या हो गया था कि मुगल जो सम्राट था वो पतन हो गया था। उनका पतन के साथ साथ जितने भी बड़े बड़े प्रांतों के सूबेदार हो गए, जमींदार हो गए, मतलब इन्होंने जो अपना रौब था अपनी शक्ति बनानी शुरू कर दी, जिसमें क्या आता है, अवध हो गया, बंगाल हो गया, हैदराबाद, इन पर जो इनका जोर था वो बहुत ज़्यादा चलने लगा। अब ये तो हो गया मुगल का पतन किस तरीके से हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजपूतों की। जो राजपूत घराना था, जो राजपूत थे, वो किस तरीके से
सत्ता में आए थे और किस तरीके से उन्होंने अपना राजनीतिक एक तरीके से गठबंधन शुरू किया था। जैसे कि बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से इसमें अंबर और जोधपुर के राजघराने थे, मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। ठीक है, जब मुगलों का राज था तो ये लोग वहाँ पर भी उनके साथ इनकी सेवा में थे। अब बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्ता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। जब 18वीं शताब्दी आई तो शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर नियंत्रण करके विस्तार करना शुरू कर दिया। जैसे कि उन्होंने भी देख लिया ना कि अब मुगलों का पतन हो गया है, तो पहले तो ये मुगलों के अंडर में सत्ता में थे, फिर इन्होंने क्या करा कि इन्होंने आसपास के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण प्रारंभ कर दिया और अपने इलाके का विस्तार करना शुरू कर दिया। अब जैसे कि राजा अजीत सिंह थे, इन्होंने भी मुगल दरबार की गुटिया राजनीति में अपने पैर फंसा दिए थे। मतलब जो कि मुगल दरबार में गुटिया राजनीति होती थी वो उसमें उन्होंने उसमें भी अपना जानना स्वीकार कर दिया। अब ये जो प्रभावशाली राजपूत घराने ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जो जोधपुर के राजा अजीत सिंह थे उनको गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिली थी। ठीक है, ये उस टाइम पे जो बादशाह थे जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीनीकरण कर दिया था और अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिश की थी। अब जैसे कि जोधपुर का घराना था, जोधपुर के राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया था। अब दूसरी ओर क्या हुआ था, अंबर ने भी बूंदी के बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था और जो राजा जय सिंह थे इन्होंने जयपुर में अपनी राजधानी स्थापित की और उसके बाद इन्होंने 1722 में आगरे की सूबेदारी इनको दे दी गई थी। अब 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका जो विस्तार था, जो आगे होना था, वो रुक गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराजत्व स्वीकार किया था, लेकिन मेवाड़ एक ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। उसमें कौन थे? राणा प्रताप, कहते हैं ना, महाराणा प्रताप ने मुगलों को चुनौती दी थी। उन्होंने उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े राज्यों पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर वो आसीन हुए थे। राणा के पास मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई बार उन्होंने दूत को भेजा कि आप ये स्वीकार कर लीजिए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करा और उनको इन्होंने सामने से आकर चुनौती दी थी। अब राजा जयसिंह जो थे अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे थे और 5 या 6 वर्ष के लिए वो मालवा के सूबेदार रहे थे। उनके पास जो थी वो विशाल सेना थी, तोपखाना और भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा तट तक फैला हुआ था। ये किसकी बात चल रही है? ये जितने भी राजपूत घराने थे उनकी बात चल रही है। अब जैसे कि अम्बेर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। जैसे अगर कभी भी आप वहाँ गए, अगर जयपुर आप घूमने गए हैं तो भी आप अगर जंतर मंतर जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि इस तरीके की चीज़ें रखी हुई हैं जिनसे आप खगोलीय पिंडों के बारे में जान सकते हैं, आप यूनिवर्स के बारे में जान सकते हैं, टाइम को, मतलब किस तरीके से उस टाइम पर ये चीज़ें करी जाती थी, ये सब कुछ आपको जंतर मंतर में वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारा जो हो गया, ये हो गया राजपूतों के बारे में। अब यहाँ पर बात आती है सिख की। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए थे। इनसे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला था। जैसे कि गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना के पूर्व उसके पश्चात राजपूत मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी थी और इनकी मृत्यु के, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद इनके नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था। इन्होंने क्या किया था? बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम वाले सिक्के गढ़े थे और अपने शासन को सार्वभौम बताया था। इन्होंने क्या किया? सतलुज और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की थी और जो 1715 में थे, जो बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया था और 1716 में उन्हें मार भी दिया गया था। अब इन्होंने क्या किया? इनके जो सिखों के ये जो नेताओं के नेतृत्व में 18वीं शताब्दी में इन्होंने अपने पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं थी जिसको दल खालसा कहा गया। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वो सामूहिक नियंत्रण लिए जाते थे जिन्हें गुरुमत्ता, गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। मतलब ये लोग क्या करते थे?
ये एक साथ बैठते थे, सामूहिक निर्णय लेते थे कि किस तरीके से आगे क्या करना है, कैसे करना है। इस तरीके के निर्णय लिए जाते थे, जिसको ये क्या बोलते थे, गुरुमत्ता, मतलब गुरु का प्रस्ताव उसको कहा जाता था। अब इन सिखों ने क्या किया था, राखी व्यवस्था स्थापित करी थी, जिसके अंतर्गत क्या किया, जितने भी किसान से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। ये क्या करते थे, जो उनकी उपज होती थी उसका वो 20% ले लेते थे, तो 80% उनके पास रहता, उस 20% के बदले ये क्या करते थे, उनको संरक्षण देते थे, मतलब एक तरीके से उनको सेफ्टी देते थे, सिक्योरिटी जैसे होता है ना, संरक्षण देना। ये अब इस इमेज में आप देख सकते हैं गुरु गोविंद सिंह है, जो कि 10वें गुरु हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो बात करते हैं, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है और राज करेगा खालसा, ये उन्होंने कहा था। अब जैसे कि संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ, फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ इन्होंने विरोध प्रकट किया था। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था, खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा कर दी थी, और इस सिक्के पर उत्तीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते थे। अब इनका जो अंतिम भाग था, वो सिख जो इलाके थे वो सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे, विभिन्न शासकों में बटे हुए थे, और इनमें से जो एक शासक थे महाराणा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। मतलब इन्होंने क्या किया था, जितने भी सिख समूह थे उनके अंदर क्या करी, एकता, कि आप सब एक है, और इन्होंने क्या किया था, लाहौर को अपनी राजधानी इन्होंने बनाया था। ठीक है, हमने अब यहाँ पर राजपूतों के बारे में पढ़ लिया, सिख के बारे में पढ़ लिया। अब जो हम बात करने वाले हैं, वो हम बात करने वाले हैं मराठा की। मराठा राज्य कैसा था, मराठा भी एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासक को लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। मराठा की जब भी बात करते हैं तो उसमें शिवाजी का नाम सबसे पहले आता है, जो कि इन्होंने जितने भी मुगल थे उनको टक्कर दी थी। ठीक है, इनका क्या हुआ था, जो मराठों की सेना का जो अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक थे, कुंभी जिनको बोला जाता था, वो मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया था। अब इन्होंने, शिवाजी ने मुगलों को बिल्कुल चुनौती दी थी। जब शिवाजी की मृत्यु हो गई थी तो मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही थी, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपनी जो सेवा थी वो देते रहे थे, और पुणे जो था वो मराठा राज्य की राजधानी बन गया था। ठीक है, अब यहाँ जो पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया था। उनकी सफलता का रहस्य ये था कि वे मुगलों की किलाबंद इलाकों से टक्कर ना लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोल देते थे। अब ये क्या करते थे, इनका तरीका क्या था मराठों का, कि जो किले बने हुए थे ये उस पर तो हमला करते नहीं थे, उसके आसपास के जो छोटे छोटे शहर होते थे, जो छोटे छोटे कस्बे होते थे, उन पर हमला करते थे, उनको जीत लेते थे। ठीक है, तो अब मैदानी मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। मतलब ये इस तरीके से नहीं हमला करते थे, इनकी एक अपनी एक ट्रिक थी जिससे ये हमला करते थे। तो इसी के चलते हुए 1720 से लेकर 1761 के बीच में जो मराठा साम्राज्य था उसका विस्तार बहुत अच्छी तरीके से हुआ था, और 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात जो थे इन्होंने मुगलों से छीन लिए थे। अब 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपत्य के रूप में मान्यता मिल गई थी, और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ या सरदेश मुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 1737 में जब उन्होंने दिल्ली पर धावा बोला तो उसके बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी थी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई थी। ठीक है, इन क्षेत्रों के औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीकों के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी थी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था कि मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली थी। जिस टाइम पे पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी तो उस टाइम पे मराठों को अपने साथ कोई और हेल्प नहीं मिली थी।
तो इन्होंने क्या किया कि कृषि को प्रोत्साहित किया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोंसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। अब उन्होंने क्या किया कि भाई अब अलग हर तरीके से हेल्प नहीं मिल रही है तो खुद को ही और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है। तो उन्होंने यही किया कि जितने भी सिंधिया, गायकवाड़ और भोंसले जितने की मराठा सरदार थी, इनकी शक्तिशाली सेनाएं ये खड़ी कर सके। ठीक है, अब 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास और समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा था। मतलब उज्जैन में कौन थे? सिंधिया थे, और इंदौर में कौन थे? होलकर थे। ये शहर हर तरह से बड़े समृद्धिशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। अब अगर बात करी जाती है कि इन्होंने कौन कौन से क्षेत्र अपने बढ़ा लिए थे, तो उसमें इन्होंने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्रों को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे, नागपुर को और पूर्व में लखनऊ, इलाहाबाद को शामिल कर लिया था। तो ये क्या हो गया? ये मराठों का राज्य हो गया। अब अगर हम बात करते हैं तो वो बात आती है जाटों की। ठीक है, जाट क्या थे? जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठ पर पहुंची थी, जिन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को संगठित किया था। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उसमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए, जिसमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक है। ठीक है, अब अगर हम इनकी बात करते हैं तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सदरा सृजन की थी। इन्होंने नेता चूड़ामल के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया था। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया था। और उसके बाद क्या हुआ था? जो जाट थे वो समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत और बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए थे। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोला, उसे लूटा, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली थी। मतलब जब आपने अभी पीछे पढ़ा था ना कि नादिर शाह ने दिल्ली पर कितनी बार हमले करे थे, उसको लूटा था, तो इस टाइम पे क्या किया था? तो ये जितने भी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, इन्होंने भरतपुर के किले में अपनी शरण ली थी। ठीक है, अब जो नादिर शाह का पुत्र था जवाहिर शाह, उसके पास कितनी सेना थी? 30,000 उसके पास सैनिक थे और 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए थे उसने, 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इस सब के बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा था। मतलब इन्होंने क्या करा? इतने सारे सैनिक संगठित करे, उसके बाद ये मुगलों से लड़े थे। अब जो भरतपुर का किला है वो पारंपरिक शैली से बनाया गया है। वहीं दींग में जाटों ने अंबर आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया है। अब इसमें क्या है? शाहजहां के युग में जोड़ा गया था। दीग की इमारतें उन्हीं रूप में नमूनों पर बनाई गई है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, दीग का राजमहल समूह। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं, इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन के बांग्ला गुंबद पर गौर करें, यहाँ पर ये वाला जो है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। होप सो ये आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये हमारी यहाँ पर क्लास 7 की हिस्ट्री कंप्लीट होती है। कल से हम क्लास 8 अपनी स्टार्ट करेंगे। क्लास 8 की हिस्ट्री वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। अगर आप इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, ऐसे नहीं रटने के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आएंगी। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें। जो लोग SST की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकें। थैंक यू सो मच।